दोस्तों हम कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं है। इस वीडियो को देखने से पहले आपको बता दें कि इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी इंटरनेट के थ्रू ली गई है और ये सारी की सारी हमारी पर्सनल रिसर्च स्टडी है। इस वीडियो में स्पॉन्सर कंटेंट भी हो सकता है, तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें उससे पहले आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी तरफ से भी सारी स्टडी और रिसर्च को कर लीजिए, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके द्वारा की गई कोई भी इन्वेस्टमेंट, लीगल इंजरी या फिर ट्रेडिंग के प्रॉफिट या लॉस दोनों की हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया गया है। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल, सभी का स्वागत करता हूं टोवेल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आज भी हम लोग करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस को, साथ ही यहाँ पे देखने वाले ठेठ सभी क्रिप्टोकरेंसीज को जो कि आप लोगों के लिए यहाँ पे काम की हो सकती है। तो वीडियो को शुरू से पूरा जरूर देखिएगा। बाकी दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबको रिमाइंड करना चाहूँगा कि दोस्तों अगर अभी तक आपने टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स में एनरोल नहीं करा है, आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, मार्केट में स्ट्रैटेजीज बना के प्रॉपर तरीके से ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो ये कोर्स आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। इसको सीखने के बाद केवल आप क्रिप्टो में ही नहीं बल्कि फॉरेक्स में, कमोडिटी में, स्टॉक में, यानी कि सभी की सभी फाइनेंशियल मार्केट में इसी तरीके से ट्रेडिंग यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी अधिक इन्फॉर्मेशन के डायरेक्टली आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी इस मेल आईडी pixelsnapshot@gmail.com के ऊपर, या फिर आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी टेलीग्राम आईडी @cryptoval के ऊपर। इन दोनों के अलावा मेरा कोई और एड्रेस यहाँ पे नहीं है, तो आपको यहीं पे मिलने वाला हूँ। बाकी अगर आप यहाँ पे सिग्नल ग्रुप को ज्वाइन करना चाहें तो मेरी टेलीग्राम कुछ भी आप आराम से यहाँ पे कर सकते हैं। सो फाइनली दोस्तों आ चुका हूँ बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। ये है दोस्तों बिटकॉइन बिटमैक्स का चार्ट, जो कि हम हमेशा से लेते हैं। एंड फाइनली जो बिटकॉइन है उसने कल रात को यहाँ पे 13K का जो मार्क है वो यहाँ पे अचीव करा। अगर आप इसको देखने की कोशिश करें, लगभग $13,245 तक बिटकॉइन ने एक हाई यहाँ पे मारा है। अब जो लोग यहाँ पे एकदम से बुलिश हो गए हैं कि चलो अब बिटकॉइन पंप हो गया तो और ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं है। मार्केट थोड़ा सा करेक्शन लेगा एंड देन फिर यहाँ पे वापस अपसाइड में जाना स्टार्ट करेगा, क्योंकि मार्केट का जो लगभग टारगेट है वो 13,900 या 14,000 के आसपास अभी भी बना हुआ है। एंड जिस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे एक असेंडिंग वेज पैटर्न देखने को मिल रहा है, इसमें हमें लगभग 2 टचेस मिल चुके हैं, एक और यहाँ पे प्रॉबेबली ऊपर की तरफ मिल सकता है। उसके बाद मार्केट या तो डंप या फिर वहाँ से सुपर पंप यहाँ पे हो सकता है। लेकिन मैक्सिमम तरीके से बात करें तो हम लोग बुल मार्केट में आ चुके हैं, तो इतना ज़्यादा पॉसिबल सिनेरियो कम है कि एकदम से मार्केट फिर से डंप करे। हो सकता है छोटा मोटा कोई करेक्शन वहाँ पे आ जाए या फिर $2,000 तक अभी कोई करेक्शन आए, लेकिन वापस से मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे गिरे, इसकी पॉसिबिलिटी फिलहाल में तो कम है। अगर फ्यूचर में कुछ चांसेस बनते हैं तो डेफिनेटली उसको देख सकते हैं। तो फिलहाल में जो बिटकॉइन का टारगेट रहेगा वो अभी 14K के आसपास ही रहने वाला है। एंड यहीं पर हम लोग बात करते हैं अपने EMA रिबन के बारे में। तो EMA रिबन स्टिल यहाँ पर प्राइस को अच्छा खासा एक सपोर्ट दे रहा है, जिसमें कि अगर प्राइस क्रैश करता है तो लगभग $12,350 के आसपास का एक लेवल है, जहाँ पे कि EMA रिबन इसको सपोर्ट दे सकता है 4 आवर के टाइम फ्रेम में। वन डे के हिसाब से बात करें तो मार्केट में कल बहुत अच्छा मोमेंटम आया है, जिसमें वॉल्यूम भी बहुत अच्छे से, मैंने कहा था कि अगर कल की कैंडल हमें एक अच्छी हेल्दी क्लोज मिलती है जो कि लगभग 12,800 पे हुई तो एक अच्छा लेवल है। और इसके बाद से अब जो मार्केट है वो ज़्यादा बुलिश रहेगा। अगर थोड़ा बहुत करेक्शन भी यहाँ पे होता है तो लगभग 12,300 की जो रेंज मैंने आपको बताई वहाँ तक मार्केट आ सकता है। एंड EMA रिबन ऊपर की तरफ है, तो हम लोगों को एक और बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिल चुका है। इसके साथ दोस्तों बात करते हैं RSI के बारे में। तो RSI में थोड़ा सा रूम और है, मतलब प्रीवियस हाई के आसपास अगर जाना चाहता है तो 85% तक जा सकता है। हालांकि 100 तक भी जा सकता है, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं कि पिछले तक ही जाके वापस गिरे, बट पॉसिबल सिनेरियो हो सकता है कि यहाँ पे शायद मार्केट थोड़ा सा एक रेस्ट ले, इसके बाद मार्केट वापस से अपसाइड जाना स्टार्ट करे। वहीं पर मैकडी की बात करें तो मैकडी में अच्छी खासी बाइंग यहाँ पे स्टिल चल रही है। आज भी बहुत ज़्यादा बाइंग यहाँ पे हुई है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस डे। तो आपको यहाँ पे देखना होगा कि जो मार्केट है यहाँ पे वो आपको और क्या क्या चीज़ें दिखाता है। तो स्टिल अभी मार्केट पूरा पॉजिटिव है, हम लोगों को अच्छे सेंटीमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। बस एक जो लास्ट अब लेवल बचा है वो है $14,000 का। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो इसके बाद फिर मार्केट में इतना कुछ स्पेस नहीं है कि मार्केट को ज़्यादा कुछ करेक्शन मिले, लगभग $17,000 तक। एंड उसके बाद फिर $20,000। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आखिरकार कब तक पंप करेगा, कब तक हो सकता है कि $20,000 टच हो। तो इसके अंदर पॉसिबल सिनेरियो है 3 से 6 महीने का, जिसके आसपास जो $20,000 का मार्क है वो टच यहाँ पे हो सकता है। तो आप इसके ऊपर भी फोकस यहाँ पे कर सकते हो। वहीं पे बात करते हैं सेमी फ्यूचर के चार्ट के बारे में। तो इसमें भी आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है एंड थोड़ा सा भी करेक्शन टाइप का यहाँ पर मिला है। स्टिल यहाँ पे कुछ गैप्स पेंडिंग है। इस लाइन को मैं थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ कि अगर कोई करेक्शन आता है या फिर कुछ भी होता है तो हम लोग इस एरिया पे थोड़ा सा पे ध्यान दे सकें। फिलहाल में गैप्स बहुत ज़्यादा नीचे, तो एक्जैक्टली तो नहीं बोला जा सकता कि ये फेल होंगी या नहीं होंगी, बट लेट्स सी कि कितना क्या चीज़ पॉसिबल हो पाती है और हमें मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करें तो ये है दोस्तों मार्केट कैप डोमिनेंस, जो कि आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो डोमिनेंस है वो अच्छा खासा ऊपर गया था, और जो रेजिस्टेंस मैंने आपको कल बताया था वहाँ से डोमिनेंस के अंदर एक खड़ा हमें क्रैश देखने को मिला है।
जो कि आप क्लियरली देख सकते हैं 4 आवर में। हालांकि ये कोई क्रैश नहीं है, लेकिन आपको एक्जैक्टली मिलेगा देखने को कि 62 के बाद से जो डोमिनेंस है वो नीचे गिरा है। और डोमिनेंस नीचे गिरने का मतलब है कि अल्ट कॉइन को कहीं ना कहीं ब्रीथ मिलेगा, जहाँ पे कि अल्ट कॉइन इस चीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन यस, आपके डोमिनेंस के पास 61 से लेकर 60% के बीच में एक अच्छा खासा सपोर्ट है। तो 4 आवर और 1 डे में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल रहा है चार्ट के अंदर, बट ऐसी चीज़ें मार्केट में कभी कभार हो जाती हैं। तो हमें ये देखना होगा कि 1-2 दिन में जो स्टेबल रिजल्ट्स निकल के आते हैं डोमिनेंस के, वो यहाँ पे क्या होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों हमारे पास इथेरियम। एंड फाइनली जैसे मैंने आपको बताया था कि इथेरियम कहीं ना कहीं ब्रेकआउट मोमेंटम के आसपास बैठा है, या तो नीचे या फिर ऊपर के आसपास। एंड फाइनली इथेरियम इस लेवल के ऊपर आ चुका है, जिसका मैं आपको बहुत टाइम से बता रहा था कि अगर इथेरियम 400 के ऊपर आ जाता है, हालांकि अभी भी 9 घंटे का टाइम बाकी है इसकी क्लोजिंग होने में, 9 घंटे 33 मिनट्स का, तो आपको इसको वेट करना पड़ेगा। अगर ये इसकी क्लोजिंग ऊपर हो जाती है कहीं पे भी, तो ये और ज़्यादा बुलिश होगा, जो कि इसको वापस 490 या $500 के आसपास तक प्राइस को यहाँ पे पहुंचा सकता है। बाकी आप चाहें तो इसको अलग अलग वे से भी देख सकते हैं, चाहे आप प्राइसिंग वेज के तौर पर देखें या फिर एक असेंडिंग ट्रायंगल के तौर पर देखें, अलग अलग आप इसको देख सकते हैं। बट अगर आप एक असेंडिंग ट्रायंगल के तौर पर भी इसको देखें तो इसकी जो हाइट है वो लगभग हमें $485 तक देखने को मिल रही है। यानी कि अगर इसके बाद भी कोई को एंट्री लेना है, अच्छा मोमेंटम उनको मिलता है, तो लगभग उनके लिए टारगेट यहाँ ऊपर तक मिल सकता है। इसके साथ अगर बात करी जाए यहाँ पे ईएमए रिबन के बारे में, तो ईएमए रिबन स्टिल सपोर्ट दे रही है 1 डे के टाइम फ्रेम में। 4 आवर की बात करें तो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा सपोर्ट है, जिसमें अगर थोड़ा भी क्रैश होता तो 400 का जो मार्क है वहाँ तक वापस से प्राइस होल्ड कर सकता है, तो उस पर आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। आरएसआई थोड़ा सा ओवरबॉट हो गया इस कंडीशन में, तो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन ले सकता है $400 के आसपास तक इथेरियम। एंड मैकडी स्टिल बुलिश है, मैकडी में कोई चांसेस नहीं है, तो देखते कि कल जो कैंडल यहाँ पे फॉर्म होती है क्या वो बाइंग यहाँ पे कम करती है, या फिर अभी भी जो बाइंग है वो स्टिल यहाँ पे अच्छी खासी चलने वाली है। तो ये सारे दोस्तों आपको मिल जाते हैं इथेरियम के अंदर देखने के लिए। एंड फाइनली अगर ये लेवल प्रॉपर्ली ब्रेक हो गया है, अच्छी वॉल्यूम यहाँ पे क्रिएट हुई है, इसका मतलब कि मार्केट कहीं ना कहीं अपसाइड में जाने की प्लानिंग यहाँ पे कर रहा है। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों लाइट कॉइन, एक्जैक्टली जैसा हमने ड्रॉ करा था वैसा चल रहा है। एंड फाइनली 52 के ऊपर भी आ गया है, तो अगर किसी ने 52 के बाद एंट्री ली होगी तो लगभग 7% का प्रॉफिट ईजिली आप यहाँ पे निकाल चुके हैं। और अगर आपने हेड एंड शोल्डर देख के एंट्री ली होगी इस पॉइंट पे, तो भी आप लगभग 19% का प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट कर चुके हैं। तो ईजी से सेटअप से आप आराम से इसको फाइंड आउट कर सकते थे। फिलहाल में जो टारगेट है वो 63 के आसपास है, तो लेट्स सी वहाँ पे क्या चीज़ें ड्रॉप होती हैं। बाकी मैकडी आरएसआई दोनों बुलिश हैं। ईएमए रिबन के हिसाब से अगर बात करें तो ईएमए रिबन अभी तक बुलिश नहीं हुआ है, लेकिन ये पास में आ गए, तो चांसेस है कि अगर कल भी मार्केट ग्रीन रहता है तो ये ऊपर की तरफ क्रॉस यहाँ पे कर जाएगा। तो एक अच्छी न्यूज़ है जो लोग भी लाइट कॉइन होल्ड कर रहे हैं उन सभी लोगों के लिए। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों चेन लिंक, जो कि बेस के बाद से एक अच्छा पंप हुआ है। फिलहाल में बस इस लेवल का वेट है जो कि 11.8 के 9 के आसपास है। अगर ये ब्रेक करता है देन हम लोग वापस से अपने टारगेट को $16.4 तक यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई भी रिजेक्शन मिलता है देन फिर एक अलग चॉइस हो जाएगी, फिर हमें थोड़े शॉर्ट के सिग्नल देखने होंगे। लेकिन जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर रहा है, थोड़ा सा कॉशियस रहें, ब्रेक होने के बाद ज़्यादा अच्छी एंट्री मिल सकती है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें तो ये है दोस्तों बीएनबी, जिससे मैंने आपको कल भी बताया था कि यहाँ पे एक फॉलिंग वेज बन रहा है। एंड फाइनली उस फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट यहाँ पे हो चुका है। फिलहाल मैं बड़ा वाला ये अभी हटा रहा हूँ, आप इसको क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो। और इस फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट कहीं ना कहीं टारगेट कर रहा है 31.85 एंड $31.9 के आसपास, जिसमें से अभी का जो प्राइस है करंटली वो 31.2 के आसपास यहाँ पे आ गया है। लेकिन इस एरिया में थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, तो हमें देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि मार्केट यहाँ पे क्या डबल टॉप बनाता है इस तरह, या फिर मार्केट इसको ब्रेक कर देता है। अगर मार्केट ब्रेक करता है तो हम लोग अपनी एंट्री $32.6 के बाद यहाँ पे देखेंगे। एंड अगर यहाँ पे कोई भी डबल टॉप बनता है तो हमें थोड़ा सा कॉशियस यहाँ पे होना होगा। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो ये है दोस्तों XRP, जो कि फाइनली यहाँ पे निकलना स्टार्ट हो गया है। एंड आई थिंक मैंने कल इसके बारे में डिस्कस करा होगा, तो ये इस पॉइंट के अंदर था। फिलहाल में इस लेवल के ऊपर आ गया, ये लेवल के ऊपर अगर आता है 0.26 तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन चलो एटलीस्ट कुछ ना कुछ मोमेंटम इसके अंदर स्टार्ट हुआ है, जिससे कि अगर मार्केट और ऊपर जाता है तो हम 0.33 के आसपास तक एक्सपेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों नियो, जो कि फाइनली अपने लेवल के ऊपर आ चुका है। जैसे मैं आपको बताया था कि ये छोटा सा रेजिस्टेंस लेवल है, आप चाहें तो इसको एक असेंडिंग ट्रायंगल के फॉर्म में भी देख सकते हैं। और अब क्योंकि यहाँ पे प्राइस ऊपर की तरफ आ गया है, तो अब हम लोग टारगेट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि हमारा 23 या $24 के आसपास यहाँ पे रहेगा। हाँ, यहाँ पे अगर कोई भी रिजेक्शन आता है और वापस से प्राइस $18 के नीचे आ जाता है देन फिर यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनेगा लॉन्ग होने का। अगर इसके ऊपर मार्केट टिका रहता है देन लॉन्ग की पोजीशन बेटर यहाँ पे रह सकती है। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों डॉट टोकन, जो कि फाइनली यहाँ पे ब्रेक कर गया है।
एंड बहुत अच्छा सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाया था, जिसकी ऑलरेडी हमने कल हाइट भी टेस्ट करी थी कि अगर ये अपर साइड ब्रेक करता है तो लगभग लगभग $4.4 इसके लिए टारगेट हो सकता है। एंड फाइनली अब हमारे रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर भी है, तो हम इसको कहीं ना कहीं लॉन्ग पोजिशन के लिए अब यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, जहाँ पे कि आई थिंक इसके मिड में या फिर इस लेवल के आसपास तक हम अपने टारगेट्स को यहाँ पर फाइंड आउट कर पाएंगे। तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा नज़र रख सकते हो। बाकी अगर आपको थोड़ा सा भी अभी यहाँ पे देखना है तो यहाँ पर एक लास्ट लेवल का रेजिस्टेंस यहाँ पे फंसा है, जो कि मैंने आपको हेड एंड शोल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताया था। तो इसका ब्रेक होना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ये ब्रेक होता है तो प्राइस में हमें अच्छा खासा शूटअप देखने को मिल सकता है। तो हो सकता है प्राइस थोड़ा सा एक्यूमुलेट हो, उसके बाद शूटअप ले, तो थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे रखिएगा। बिटकॉइन कैश की दोस्तों बात करें तो एक्जैक्टली हमारे मोमेंटम जैसा चल रहा है, एंड अब हमारा रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर आ गया तो टारगेट हम ऑब्वियसली $300 का लेके चलेंगे। बट यहाँ पर हम लोगों को थोड़ा सा वेट करके ये देखना है कि मार्केट किसी भी कंडीशन में $260 के नीचे ना जाए। अगर उसके नीचे आता है तो फिर लॉन्ग में रहने का कोई भी सेंस नहीं बनेगा। बाकी इंडिकेटर्स और बाकी सारी चीज़ें देखें तो बुलिश है, बट आई थिंक यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन अगर होता है तो $265 उसके एक लेवल है जहाँ तक कि प्राइस आ सकता है। तो बस दोस्तों यही थे आज के कॉइन। अब चलते हैं सीधे अपनी न्यूज़ पे। सबसे पहले दोस्तों जो न्यूज़ आ रही है दोस्तों आ रही है CZ की तरफ से, और CZ ने एक जगह इंटरव्यू दिया था, जहाँ पे कि इंटरव्यू ने उनसे पूछा था कि आप CBDC और बिटकॉइन के साथ यहाँ पे क्या समझते हैं, या फिर क्या बिटकॉइन को CBDC से खतरा यहाँ पे हो सकता है। तो CZ का दोस्तों आंसर था कि यस, यहाँ पे CBDC से इसका खतरा हो सकता है। उसका मेजर रीज़न जो है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ऐसी कोई क्रिप्टो करेंसी बना देती है जो कि ज़्यादा ओपन हो, ज़्यादा फ्री हो, लेस रिस्ट्रिक्शंस हो, बिटकॉइन की तरह स्लो ना हो, उससे ज़्यादा फास्ट हो, चीपर हो यूज़ करने में, और आप उसको यूज़ कर सकें, तो यस ये बिटकॉइन के लिए खतरा है और इससे बिटकॉइन को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। बट अगर हम इन हैंड इन सभी फैक्टर्स को ले भी लेते हैं कि चलो गवर्नमेंट ने ऐसी करेंसी बना दी एंड उसकी तुलना में बिटकॉइन है, तो हमें चीज़ समझना चाहिए कि बिटकॉइन का जो बैकएंड नेटवर्क है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर गवर्नमेंट ऐसी कोई क्रिप्टो करेंसी बना भी देती है, चाहे वो POS के ऊपर बनाए या POW के ऊपर बनाए, या फिर कोई अलग वो अपना कंसेंसस यहाँ पे ले सकती है, फिर भी उसको यहाँ पर ये चीज़ समझना होगा कि वो कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज है, यानी कि उसमें मैनिपुलेशन के चांसेस हैं, उसकी जो प्राइवेट कीज़ हैं या उसका जो एक्सेस है वो कहीं ना कहीं ऐसे पर्सन के पास में जो कि उसको कभी भी मैनिपुलेट कर सकता है। और यहाँ पर आप ये कह सकते हो, क्योंकि जब गवर्नमेंट ऐसी कोई करेंसी बनाएगी तो जो उसका एक्सेस है वो बैंकों के पास होने वाला है, यानी कि अगर आपका अकाउंट है उसमें CBDC पड़ी है तो बैंकों के पास इतना पावर रहेगा कि वो आपका अकाउंट लॉक कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं, उसमें से पैसे को ऑटोमेटिक डेबिट कर सकते हैं। तो ये कुछ केसेस है जिसके कारण मैं ये मानता हूँ कि जो बिटकॉइन है वो बिटकॉइन की जगह पे ही रहेगा, उसको कोई हिला नहीं सकता। लेकिन हाँ, CZ की बात गलत नहीं है इस पॉइंट पे, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ऐसी बनाती है तो लोगों को, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस होते हैं बिटकॉइन को यूज़ करना या फिर उसकी टेक्नोलॉजी को यूज़ करने में, उतना फ्रीली नहीं है। लेकिन जो गवर्नमेंट बनाएगी वो थोड़ा सा ईजी प्रोसेस होगी, और आपको पता है कि गवर्नमेंट कुछ बोलती है तो फिर बिना देखे सोचे लोग वहाँ पर जाते हैं। लेकिन ये अच्छी बात है कि उससे अवेयरनेस यहाँ पर बढ़ सकती है। लेकिन इन चीज़ों पर भी ध्यान हमें रखना ज़रूरी है कि इसके फैक्टर्स या इसके जो इफेक्ट्स हैं वो क्या पड़ सकते हैं बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो के मार्केट पे। अगली दोस्तों यहाँ पे जो खबर आ रही है दोस्तों वो आ रही है यहाँ पे USDT यानी कि तेतर की तरफ से, और यहाँ पर आपको सुन के शॉक लग सकता है कि पिछले 36 घंटे में USDT प्रिंट हुए। यस, मार्केट पंप है एंड USDT मिंटेड का मतलब प्रिंट ही होता है एक तरीके से। तो यहाँ पर हुए हैं जिसमें बताया गया कि 185 मिलियन जो है वो एक्सचेंजेस और अदर एड्रेस से भेजे गए, जिसमें से 2 ट्रांजेक्शन हुए थे। एक ट्रांजेक्शन हुआ है 115 मिलियन का और दूसरा ट्रांजेक्शन यहाँ पे हुआ है 300 मिलियन का, जो कि 20 और 21 अक्टूबर को यहाँ पे हुए। आज 22 अक्टूबर है और 20-21 अक्टूबर मार्केट पंप हो चुका है यहाँ पर। और जो 150 मिलियन यहाँ पे माइन करे गए थे या फिर जो प्रिंट हुए थे वो यहाँ पे पेपाल के अनाउंसमेंट आने से पहले हुए थे, यानी कि कहीं ना कहीं हो सकता है अंदर की खबर किसी को पता पड़ गई हो, बट ऐसा होता नहीं। जनरल टर्म पे USDT प्रिंट होते रहते हैं बीच बीच में और थोड़े से बर्न भी होते हैं, तो ये सारा काम चलता रहता है। हालांकि इससे पहले भी अप्रैल में भी ऐसे कुछ काम हुए थे, यहाँ पे 160 मिलियन USDT प्रिंट हुए थे जब 9,000 के आसपास बिटकॉइन का प्राइस था। लेकिन यहाँ पे एक रिसर्च ने बताया था जो कि 1 हफ्ते बाद आई थी कि नहीं, USDT का इसमें कोई हाथ नहीं है और ना ही USDT ने कोई मैनिपुलेशन करा है। बट ये कहना थोड़ा सा अजीब सा भी है कि जब पंप है उससे पहले, बट ये चीज़ आप कह सकते हो कि अगर किसी ने खरीदा होगा USD तो वो मार्केट में आके बाय करने की सोच रहा होगा, तो हो सकता है। लेकिन यस, USD के ऊपर आज भी बहुत सारे सवाल हैं, जब से वो बढ़ा है तब से सवाल ही सवाल हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो है कि भाई उनके बैंक में उतना USD है भी कि नहीं जितने वो लोग शो यहाँ पे करते हैं। अगली दूसरे यहाँ पे खबर आ रही है यील्ड फाइनेंस या फिर यन फाइनेंस, जो भी आप इसको कहना चाहें, येफी की तरफ से। और यहाँ पे दोस्तों जो एक स्कैमर है वो यहाँ पे लोगों को मैनिपुलेट या फिर आप कह सकते हो कि उनको फंसाने की कोशिश कर रहा है, उनकी जो कीज़ होते हैं वो मांगने की कोशिश कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या है, अगर आप गूगल पे जाके यन फाइनेंस लिखते हो तो आपको सामने एक ऐसा ऐड दिखता है जिसकी स्पेलिंग अगर आप देखोगे
थोड़ा सा, तो इन्होंने स्पेलिंग में YAERM.finance करा, जबकि रियल इन फाइनेंस की जो स्पेलिंग है वो YEARN.finance है। आप इस इमेज में भी देख सकते हो, यहाँ पे जो रेड बॉक्स के अंदर है वो एक गलत स्पेलिंग है, और वो स्कैमर ने क्या करा कि पूरी की पूरी वेबसाइट एकदम कॉपी करके बना दी है। और जैसे कोई पर्सन उस पर जाता है, क्योंकि उसको तो ये लगेगा कि जेन्युइन वेबसाइट है, वहाँ पे क्लिक करता है, क्लिक करके उसके ऊपर जाता है, तो वहाँ पे वो उससे उसके कीज़ को मांग लेता है, जिससे कि उसका फंड वहाँ पे स्टोर हो जाता है। जबकि जो असली है वो आपको नीचे ग्रीन वाले बॉक्स में देखने को मिल रही है। तो आपको इसके ऊपर ध्यान देना होगा कि जो स्पेलिंग्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और यहाँ पर इस तरीके के स्कैमर्स भरे पड़े हैं इस इंडस्ट्री में, जहाँ पे कि वो आपके पैसे को लूटना चाहते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखें कि किसी को भी अपनी कभी भी प्राइवेट की कभी भी ना दें। पब्लिक की तो हमें देनी होती है, हमें उसी पे एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट कीज और सीड वर्ड्स, ये दो चीज़ याद कर लीजिए, किसी को भी कभी भी नहीं देना है। चाहे कंपनी का ऑफिशियल पर्सन आके क्यों ना आपसे बोले कि मेरे को चाहिए, तब भी नहीं देना है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगली दोस्तों पे खबर आ रही है पेपाल की तरफ से, और पेपाल ने दोस्तों कल जो धमाका करा था उसके बाद से आज यहाँ पे बहुत सारी खबरें पेपाल के ऊपर बन चुकी है। पेपाल की पहली दोस्तों खबर है कि हो सकता है पेपाल अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे बहुत जल्द लेकर आ जाए, अगले 6 से 12 महीने में। हालांकि पेपाल की तरफ से कोई ये खबर नहीं आई है, ये सिर्फ एक पर्सन है जिनका जो कि डिजिटल एसेट मैनेजमेंट फंड कॉइन शेयर के, और उनका ये मानना है, या फिर आप कह सकते हैं उनका ये प्रिडिक्शन है या फिर एजम्पशन है कि यहाँ पे जो पेपाल है वो इशू कर सकता है खुद का टोकन, क्योंकि अब वो क्रिप्टो को यहाँ पे सपोर्ट करने लगा। एंड इस बात से मैं एग्री डेफिनेटली कर सकता हूँ, क्योंकि ये चीज़ पॉसिबल है कि वो अगले से 6 महीने से 12 महीने में कभी भी अपना टोकन यहाँ पे लॉन्च कर सकता है। उससे उसको अलग बेनिफिट मिलेगा, और आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा यूज़र बेस है जो कि क्रिप्टो की पावर के साथ साथ पेपाल के खुद के कॉइन को भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों एक और यहाँ पे खबर निकल के आई थी कि आपको पेपाल क्यों यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपको कोई भी प्राइवेट कीज नहीं मिलेंगी। पेपाल अपने वॉलेट के अंदर ही जो बिटकॉइन है या फिर जो चीज़ें उनको रखने वाले, जैसे आप एक्सचेंजेस पे जाते हो तो आपके पास कोई प्राइवेट की नहीं होती है। जो प्राइवेट कीज वो सारी चीज़ें वो एक्सचेंजेस के पास है, आपके पास सिर्फ लॉगिन है। कल को एक्सचेंज ने अगर आपका अकाउंट बंद कर दिया, या मान लो आपके अकाउंट में आपकी कोई कीज़ घूम गई या फिर कुछ भी हो गई, लेकिन अगर किसी इंटरनल पर्सन को आपका अकाउंट पता पड़ गया एक्सचेंज वाले को, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। सेम तरीके से जब तक आपके हाथ में आपकी प्राइवेट कीज ना हो, वो आपका पैसा नहीं होता है। तो अगर आप पेपाल यूज़ कर रहे हो फॉर अ शॉर्ट टर्म फंड ट्रांसफर तो इट्स ओके, लेकिन अगर आप ये सोचो कि मैं उसको ऐसा वॉलेट की तरह यूज़ कर लूँगा, ऐसे रख लूँगा, तो बिल्कुल भी मत सोचना, ये गलत बात है। और अगर आप ऐसा करते हो तो आप अपने फंड को 101% रिस्क पे डाल रहे हो। आज की दोस्तों जो आखिरी खबर आ रही है दोस्तों, आ रही पॉल टूडोर की तरफ से, पॉल टूडोर जोन्स की तरफ से, जो कि यहाँ पे कहते हैं कि जो बिटकॉइन है वो एक अर्ली इन्वेस्टमेंट या फिर अर्ली एक इन्वेस्टमेंट, मतलब आप ये कह सकते हो जैसे किसी ने अगर गूगल या एप्पल में पहले इन्वेस्टमेंट करी होती जब वो कंपनी स्टार्ट हुई थी, उसी तरह आज यहाँ पे बिटकॉइन है। तो बेसिकली एक बिलियनियर पर्सन है ये वाले, जो कि वॉल स्ट्रीट के इन्वेस्टर भी हैं और बिलियनियर भी हैं। इनका यही मानना है कि अगर किसी पर्सन ने जैसे एप्पल और गूगल में इन्वेस्टमेंट करा था, तो आज आप देख सकते हो उनके रिटर्न क्या होंगे, यानी कि गूगल और अमेजोन कब स्टार्ट हुई थी और आज उनका भाव कितना ज़्यादा है। उसी तरह बिटकॉइन को वो आज की प्रेजेंट डेट में ये मानते हैं कि बिटकॉइन आज की डेट में एप्पल गूगल का वो अर्ली फेज है, जो कि बिटकॉइन आज की डेट में यहाँ पे करेंटली खड़ा हुआ है। तो ये चीज़ एक अच्छी बात है, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना कि आप इन लोगों की बातों पे मत जाओ, आप अपने आप से चीज़ें स्टडी करो और उसके बाद डिसीजन लो कि वो आपके लिए सही है कि नहीं। क्योंकि ये वॉल स्ट्रीट वाले ना घुमाते हैं रिटेलर्स को, बताएंगे कुछ, करेंगे कुछ और निकल कहीं और जाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना, इनके कहने पे और इनके करने में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। बाकी बिटकॉइन की बात करें तो ये एक बहुत ज़्यादा एक्सेलेंट हैज है अगेंस्ट द इन्फ्लेशन, जिसके लिए हम सभी लोग एग्री कर सकते हैं। एंड बिटकॉइन का इन्फ्लेशन 2030 यानी कि सन 2030 के अंदर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो ये वर्ल्ड का फर्स्ट इन्फ्लेशन फ्री एक असेट या फिर आप कह सकते हो मनी यहाँ पर बन जाएगा। बाकी जो सेंट्रल बैंक है वो तो आपको पता है किस तरीके से प्रिंटिंग कर रहे हैं। इवन दैट अमेरिका ने इस साल पूरा 22% उनकी जीडीपी का प्रिंट कर दिया था। तो इस टाइम पे बिटकॉइन, गोल्ड और ये सारी चीज़ें थोड़ी सी सेफ हेवन की तरफ यहाँ पे आती है। सो आई होप दोस्तों वीडियो को पसंद होगी। दोस्तों को वीडियो को पसंद तो प्लीज़ वो वीडियो को लाइक करेगा, दोस्तों को वीडियो पसंद आए तो डिसलाइक करेगा। चैनल पे दोस्तों फर्स्ट टाइम आए तो दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, साइड में दिखे नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल के ऊपर क्लिक करें, ताकि आप मेरे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन प्रॉपर टाइम पे पा सके। तो मैं मिलता आपसे एक वीडियो कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।